अगर कोई इन्वेस्टर धोलेरा में प्लॉट खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी बिल्डर के साथ, बिल्डर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको चेक करने चाहिए? इसके पास एनए होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और प्लान पास होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर धोलेरा में प्लॉट बाय करता है, उसकी रजिस्ट्री कैसे होती है? हमारे बायर या कस्टमर का जो भी नॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो हमने रजिस्ट्री का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि जो रजिस्ट्री हमें मिल रही है वो ओरिजिनल है या फेक? मैंने कुछ ई रजिस्ट्री स्कैम्स के बारे में सुना है, इसके बारे में थोड़ा आप ज्ञान देना चाहेंगे? तो ई रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट गुजरात में किसी भी तरह का कोई स्कैम लैंड के अंदर करने का स्कोप रहता नहीं है। प्रॉपर्टी के अंदर जब आप पैसा डालते हैं तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अगर आपका लीगल आपने चेक कर लिया तो समझिए आपका 100% काम है। लॉन्ग टर्म में यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत हाई रिटर्न मिलने का चांस रहता है। आज के डेट में हमारे बायर का कम से कम 4 गुना 5 गुना का प्रोजेक्शन है। सर टाटा का जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो 91,000 करोड़ का है। हेलो, मेरा नाम है पारस जयरत, मैं हूं आपका सच का साथी। आज का पॉडकास्ट स्पेशल है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहला ये कि अगर आप धोलेरा में इन्वेस्ट करने वाले हैं, धोलेरा में आप प्लॉट लेने वाले हैं, तो आपको बिल्डर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्कैम से कैसे बचना है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज के पॉडकास्ट का, आपको कैसे पता चलेगा कि जो रजिस्ट्री आपको मिल रही है वो ओरिजिनल है या फेक है। वो क्या है ना जी, हम तो सवाल उठाएंगे, इनको बातों में भी उलझाएंगे, तभी तो सच सामने आएंगे। वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आज आपने समय निकाला है हमारे लिए, आप इस पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने बड़े मुद्दे पर आप बात करने के लिए रेडी हुए हैं, तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं आपके लिए कि आपने अपना कीमती समय निकाला है, हमारे पास आप आए हैं हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल। आपको इस पॉडकास्ट के बारे में बता दूं, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा अलग रहने वाला है। ओके। इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने होंगे। कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ मीठे सवाल होंगे। तो इसके अलावा हमारी ऑडियंस आपसे कमेंट्स में भी कुछ सवाल पूछेगी। कोई बात नहीं सर, जो भी सवाल जिस प्रकार के होंगे, या आपके तरफ से हों या आपके ऑडियंस के तरफ से हों, इसके बाद में भी और जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये सबका मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से निष्पक्षपूर्ण जवाब आपको दूं और आपके ऑडियंस को शायद हमारी सारी बातें समझ में स्पष्ट रूप से, जो आपका प्रयास है, जो आपका कोशिश है, मैं पूरी तरह से आपका सहयोग करूंगा सर। तो वो ऑडियंस जो सवाल पूछेगी, मैं अगले पॉडकास्ट में फिर से आपको बुलाऊंगा, आपको यहाँ बिठाऊंगा और वो सवाल पॉइंट ब्लैंक आपसे पूछूंगा। वो सवाल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मीठे तीखे जैसे भी हो सकते हैं। आपको उनके सब सारे सवालों का जवाब देना होगा। पक्का सर, पक्का। डन रहा। डन सर, डन डन डन। तो आपने हमारे साथ इस वीडियो में अलग एंड तक रहना है, हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ये आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की नॉलेज के, उसकी दुनिया के और करीब ले जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें आपके सजेशंस भी दीजिए, लाइक भी कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपका वो एक सब्सक्राइब, आपका एक क्लिक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और अनबायस्ड नॉलेज आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं तरुण कुमार जी, ये RAV में डायरेक्टर हैं और ये यहाँ अहमदाबाद में ही रहते हैं। हम ये शूट भी अहमदाबाद में ही कर रहे हैं और ये यहाँ पे RAV ग्रुप के लिए लैंड बैंकिंग और किसानों के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो काम देखते हैं। उनको जो इनकी एक्सपर्टीज़ है वो यही है कि लैंड कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे स्ट्रेटजाइज किया जाए कि कहाँ पे लैंड खरीदनी है, कितनी लैंड खरीदनी है, और इन्वेस्टर के लिए वो लैंड एक अच्छे प्राइस पर कैसे लेकर आनी है ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकें। तो लैंड बैंकिंग के जो बेताज बादशाह हैं RAV ग्रुप के, वो तरुण जी हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, हम शुरू करें, हमारे पॉडकास्ट के पहले सवाल से शुरू करते हैं। बिना समय बर्बाद किए हुए लोगों को एक ज्ञान का, जो आपके ज्ञान का जो सागर है उसकी कुछ बूंदें हम लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर धोलेरा में प्लॉट खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी बिल्डर के साथ, ओके। तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसको बिल्डर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसको चेक करने चाहिए? सर सबसे बड़ी चीज़, बढ़िया एक सवाल आपने पूछा है कि कोई भी बायर या इन्वेस्टर होता है, अगर इस फील्ड में, अगर रियल एस्टेट में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक करनी चाहिए, सवाल आपका ये। राइट सर, राइट। मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि उसके पास एनए होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और प्लान पास होना चाहिए। अगर अथॉरिटी के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसमें जरूर रेरा कंप्लीट होना चाहिए। सर एनओसी मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इन हम मान के चलते हैं कि हम धोलेरा के कहीं एयरपोर्ट के पास कहीं लोकेशन पे हम कोई एक अच्छी हमने स्ट्रेटजी, आज के टाइम पे वही बूम चल रहा है, धोलेरा एयरपोर्ट के पास हम कहीं पे लैंड बाय कर रहे हैं, तो आपने बोला एनए बोला, इसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर। ओके, मतलब कन्वर्जन है, कन्वर्जन, एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन का डॉक्यूमेंट है। हाँ, वो सबसे पहले होना चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए। एनओसी का मतलब होता है कि लैंड कंप्लीटली वो प्रॉपर आपके कब्जे में दिखाई देता है, इसको एनओसी बोलते हैं। ओके, कोई एलिगेशन नहीं होता। ठीक है। और एनओसी के बाद होता है टाइटल, जैसे साथ के साथ टाइटल जो डेवलपर होते हैं वो टाइटल जरूर करवाते हैं अपने प्रॉपर्टी का, तो टाइटल क्लियर जरूर होना चाहिए। और उसके बाद से होता है प्लान पास। अगर किसी भी तरह का रेजिडेंशियल स्कीम है, इंडस्ट्रियल स्कीम है या कमर्शियल स्कीम है, उस स्कीम का प्लान पास गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वो प्लान पास कंपलसरी होना चाहिए। ओके, फिर आप ये चेक करने के बाद ही आप आगे बढ़े। उसके बाद आप बिल्डर को पैसा देते हैं तो आप बीबीए मेक श्योर कि बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाए, आपका रजिस्ट्री हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर हमारा अगला सवाल ये है, क्या आरएवी बिल्डर के सारे प्रोजेक्ट्स जो आप बेच रहे हैं वो एनए, एनओसी, टाइटल क्लियर, प्लान पास के साथ हैं? सर हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अपने सेल्स टीम के पास पहुंचने से पहले ये सारे लीगल्स पहले कंप्लीट कर ले। ओके, वो एनए होता है, एनओसी है, प्लान पास है, टाइटल है और लैंड एक्विजिशन। ओके, ये कंप्लीट हम पहले कंप्लीट करते हैं, फिर हम उसका ब्रोशर जो है अपने सेल्स टीम को या अपने बायर, अपने इन्वेस्टर को देते हैं। उससे पहले किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट हम, जब तक हमारा लीगल्स कंप्लीट नहीं होते, तो हम अपने बायर्स और इन्वेस्टर या सेल्स टीम को कभी प्रमोट नहीं करते। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आने से पहले जी आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं? सारे होते हैं सर, सारे कंप्लीट करवाते हैं पहले। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी आपके मार्केट में हैं जो बेच रहे हैं आप लोग? सर अभी हमारे पास जिसमें इन्वेंट्री अवेलेबल है वो राजपथ इनक्लेव जो प्रोजेक्ट है, प्लॉट एक तरह से प्रोजेक्ट है, सोसाइटी तो है आपकी। उस सोसाइटी के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है और हमारा 137 बीघे का पूरा प्लान पास मैप है। ठीक है। और उसमें फेज 1, 2, 3 और 4 करके हम लोगों ने प्लान पास करवाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट। तो सर आप क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। हाँ। मैं एक गूगल ड्राइव में इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करूंगा, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, एनए, एनओसी, प्लान पास, टाइटल क्लियर, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करते हैं वो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करूंगा और उसका लिंक जो है यूट्यूब की अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप खुद वो वेरीफाई कर सकें डॉक्यूमेंट्स को। और एक छोटा वीडियो मैं इस चीज़ पे भी बना दूंगा कि उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की क्या महत्वता है। सर बिल्कुल, मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। आप अपने जो भी आपके एक तरह से व्यूअर होंगे उन्हें लाभ मिलेगा, देखने को मिलेगा, वो समझने को मिलेगा। मैं अपने तरफ से सारा डॉक्यूमेंट आपको बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर धोलेरा में प्लॉट बाय करता है, उसकी रजिस्ट्री कैसे होती है? सर दस्तावेज करना है सबसे पहला चीज़, तो नो डीज वगैरह कंप्लीट हो गया। अगर हमारे बायर या कस्टमर का जो भी नो डीज वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो हमने रजिस्ट्री का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके। और रजिस्ट्री करने का प्रोसेस ये होता है कि सब एक अच्छा चीज़ गुजरात के अंदर कैसा है कि बायर फ्रेंडली दस्तावेज जो है, ओके, गुजरात के दस्तावेज ऑफिस में ये दस्तावेज हो सकता है। ओके। ये मुझे लगता है कि शायद ये गुजरात और महाराष्ट्र में ही ऐसा ये बायर फ्रेंडली दस्तावेज ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। एक तरह से किसी भी बायर होना या नहीं होना, अगर रहे तो भी अच्छा है, अगर नहीं रहते हैं तो भी उनकी दस्तावेज कंप्लीट हो जाएंगी।
और उसकी प्रोसेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होता है, लेकिन सेलर को होना कंपलसरी ओके जरूरी रहता है। उनकी गवाही होती है और गवाही के साथ साथ उनका लाइव एफिडेविट लगता है, उसके अंदर आपका ई चालान वगैरह सब कुछ, और आपके एफिडेविट कार्ड की पूरी जांच वहाँ दस्तावेज ऑफिस में की जाती है। फिर उसके दैन उसकी रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर धोलेरा में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसको रजिस्ट्री करवाने के लिए वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल। पर सर अगर कोई आना चाहे, कोई इन्वेस्टर बोलता है कि यार मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ, मैं प्लॉट देख कर भी आया हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और रजिस्ट्री अपने सामने होता हुआ देखूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, डट मतलब आप आ सकते हैं, आप वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत ओके। नहीं। आप नहीं भी रह सकते तो भी वही होगा। तो ये सुविधा है बेसिकली। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता है, कोई बायर चाहता है कि मैं अपना प्लॉट खरीद रहा हूँ, मैं वहाँ आके रजिस्ट्री करवाना चाहता हूँ, तो वो करवा सकता है? करवा सकता है। कोई उसकी आपको आपकी तरफ से या कोई भी बिल्डर अगर है तो सपोर्ट रहेगा इस चीज़ सपोर्ट को रहता लेके? है सर। ठीक है सर। अगला सवाल मेरा थोड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर धोलेरा में जाकर रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर 99% लोग जो है वहाँ जाते भी नहीं होंगे रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्री हो रही है उनकी, या फिर वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, सेलर जा रहा है, बायर नहीं जा रहा है, तो हमें कैसे पता चले दोस्तों कि जो रजिस्ट्री हमें मिल रही है वो ओरिजिनल है या फेक है? ये सवाल मेरा है अगला। सर सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर वो डीड है तो निश्चित रूप से उसमें ये स्टाम्प होते हैं और आपके प्रॉपर्टी का जब दस्तावेज कंप्लीट होता है तो उसको यहाँ के एनी ROR जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पे उसको आप देख सकते हैं। ओके। और उसके लिए जैसे ही आपकी कच्ची एंट्री गिरती है और पक्की हो जाती है तो आपका नाम वाम सब कुछ चढ़ जाता है, और साथ के साथ आपका जो दस्तावेज का जो कॉपी है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो जो हमने आपके जो जैसे जिसने जो सेलर है वो उसका जो बयान रिकॉर्ड होता है उसने उस समय क्या एक्सेप्ट किया है उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं? NEROR। NEROR। हाँ, ये प्रॉपर्टी के यहाँ के प्रॉपर्टी के लिए वेबसाइट है। ओके। और उसका तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है? हाँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है सर। तो दोस्तों मैं एक काम करूँगा, मैं इनसे उस वेबसाइट के लिंक्स लूँगा और उसका एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाऊँगा और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपके पास धोलेरा में रजिस्ट्री है, धोलेरा में आपने कोई प्लॉट खरीदा है, ताकि आप चेक कर सको कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो रजिस्ट्री आपको मिली है वो ओरिजिनल है या फेक है, कि कहीं आपके साथ स्कैम तो नहीं हुआ है। सर मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। मैंने कुछ ई रजिस्ट्री स्कैम्स के बारे में सुना है कि कुछ ई रजिस्ट्री होती है, कोई ई रजिस्ट्री स्कैम्स होते हैं, ये क्या, उसके बारे में थोड़ा आप ज्ञान देना चाहेंगे? सर ई रजिस्ट्री मैं तो अब तक जो जानता हूँ वो ई रजिस्ट्री कुछ है नहीं एक्चुअल में। कोई भी यहाँ के दस्तावेज ऑफिस में अगर आप जाके पता करेंगे रजिस्ट्रार से, यहाँ कोई भी व्यक्ति से, तो ई रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट गुजरात में नहीं है। ओके। ई रजिस्ट्री अगर कोई कर रहा है तो बिल्डर अपने ऑफिस से करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ई रजिस्ट्री किसी वकील, जो हम एफिडेविट बोलते हैं, जो लोग एफिडेविट करते हैं या कोई वकील अगर करते हैं, वो अपने ऑफिस से भी जारी नहीं कर सकते। ओके। तो निश्चित रूप से अगर ई रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट या ई रजिस्ट्री की बातें अगर कोई हो रहा हो तो कोई ना कोई बिल्डर करेगा और उसके ही ऑफिस से ग्राहक के सेटिस्फैक्शन के लिए वो करते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये चलन सही नहीं है, ये गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ई रजिस्ट्री एक स्कैम का पार्ट हो सकता है। बिल्कुल। इससे इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और कुछ लोग ये काम कर भी रहे होंगे और इन्वेस्टर भी बिना जांच पड़ताल की ऐसे स्कैम्स में फंस भी रहे होंगे। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से कोई भी बायर जब अपने पैसा को देता है और वो दस्तावेज खर्च देता है, उसमें ई रजिस्ट्री में ई स्टाम्प लगता है, उसमें चालान लगता है, और उसकी पूरी गवाही होती है, और एक दिन जो डेट लगता है उस डेट में जाके आपको दस्तावेज कंप्लीट करानी रहती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके। और ई चालान के लिए, ई रजिस्ट्री के लिए लोग अपने ऑफिस से जारी करते हैं। तो उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, सरकारी मान्यता उस रजिस्ट्री की नहीं है। तो वो डेफिनेटली एक स्कैम की तरह ही तो है फिर। बिल्कुल। इससे बड़े तो बिल्डर से डायरेक्ट आप कोई पर्सनल MOU कर लेते हैं, उसके बराबर ही है वो चीज। अब ऐसा ही है, क्योंकि नाम रजिस्ट्री का दे दिया, वो तो एक MOU की तरह ही है। MOU की तरह है सर। ठीक है सर। अगला जो सवाल है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मैं कुछ
इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, तो एक भाई साहब रियलेटर हैं, वो मतलब छोड़ो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि कुछ बिल्डर्स ऐसे प्रोमिस कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे 10 लाख का या 15 लाख का प्लॉट लीजिए और आपको 30,000 रुपये 35,000 रुपये महीना ROI या एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो उन प्लॉट्स में केसर की खेती कर रहे हैं जहाँ वो कैसे रिटर्न कैसे मिल रहा है, वो उसके बारे में सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया सवाल है कि आप ये उसके लिए कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि लोग यहाँ स्कैम कैसे कर रहे हैं। सर, मेरा मानना है कि किसी भी तरह का कोई स्कैम लैंड के अंदर करने का स्कोप रहता नहीं है। Okay. लेकिन या इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं कि एक बायर को आपने पैसा दिया, उसने सामने वाले ने आपको ज़मीन दी, दस्तावेज करके दी, डेवलपमेंट करके दी, फिर आपको रेंट दे रहा है, तो जब तक उस पर कुछ बनेगा नहीं तो रेंट किस बात का। सही बात है। एक तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि आपसे ही उस रेंट का पैसा लिया गया और आपको ही वो दिया गया। मतलब 10 लाख का प्लॉट मुझे 15 लाख में बेचा गया, हाँ, और वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा ले लिए वो मुझे ही किस्तों में वापस किया गया। सच तो यही है, वरना उस प्लॉट का किसी भी तरह के कमर्शियल एक्टिविटी या किसी भी तरह से कमर्शियल हम किसी दूसरे से रेंट कमा नहीं रहे। हाँ। हम मतलब एक तरह से कुछ भी जब नहीं कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में जनरेट कहाँ से करेंगे। एक तरह से ना बायर के लिए अच्छा है और ना बिल्डर के लिए अच्छा है। इस तरह के कोई भी अगर EOI के लिए अगर प्लान लोग दे रहे हैं या इसकी जैसे आपने पूछा इसके सवाल के लिए, तो वो गलत है। मेरा मानना है कि आप सबसे पहला एज ए बिल्डर मैं अपने आप को अगर मानता हूं तो सबसे पहला निवेश मेरा क्या होता है, किसानों के लैंड के ऊपर होता है। टाइम जाता है लीगल के ऊपर, हमने लीगल कंप्लीट किया, फिर डेवलपमेंट को करना होता है और फिर सेल्स टीम में उसे हमें प्रमोट करके उसे सेल कर रहा है, उसमें भी खर्च होते हैं। एक्चुअल में जब आप ये सारे खर्चे कर रहे होते हैं और अगर कस्टमर को आपने दस्तावेज कर दिया, कोई भी एक्स्ट्रा हमें उसके ऊपर रेंट नहीं आया, तो एक टाइम है जो सामने हमारे बायर को एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। वो हमारा जो रेंट का जो कल्चर है वो शॉर्ट टर्म लुभाने के लिए है, लालच के लिए है, और उसी लालच में बिल्डर जो है अपने पैसों को कभी इधर खर्च करता है, कभी उधर खर्च करता है, और उनके साथ पता चलता है बाद में स्कैम हो जाता है। एक्चुअली प्रॉपर जगह पे खर्च नहीं होता। हाँ। कस्टमर ये सोचता है, इन्वेस्टर ये सोचता है, चलो ठीक है मैंने 15 लाख रुपए दिए, उसमें से 5 लाख तो मेरे को, 7 लाख तो मेरे को साल में वापस आ ही रहे हैं, तो मेरा तो प्लॉट इतने का पड़ा। उनको ये नहीं पता वो प्लॉट एक्चुअल में उतने का ही है, तो आप पैसे एक्स्ट्रा दे ही क्यों रहे हो। तो ये शॉर्टकट्स, तो ये पैसा कमाने के ROI के एश्योर्ड रिटर्न्स के जो शॉर्टकट्स हैं, हमें इससे बच के रहना है। इसीलिए चैनल बनाया सर मैंने। सर एक चीज़ मैं बताऊंगा जी कि आपके सभी जो सुन रहे हैं इस वीडियो को सुनेंगे जी, कोई भी बायर या इन्वेस्टर है, सबसे पहला चीज़ कि वो क्या देख करके लैंड के अंदर पैसा डालते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है लोकेशन, फिर आपका आता है लीगल, और फिर आपका एप्रिसिएशन। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर जब आप पैसा डालते हैं तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। पहला लीगल, लोकेशन, फिर लीगल, और फिर एप्रिसिएशन। अगर अच्छे लोकेशन पे आपने अगर पैसा डाला, अगर ये चेक करके, तो निश्चित रूप से आपका लैंड का 50% काम खत्म। अगर आपका लीगल आपने चेक कर लिया तो समझिए आपका 100% काम खत्म। एप्रिसिएशन मिलना तय है, अपने आप आएगा सर। आप प्रॉपर्टी में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा ना डालें। मेरा तो ऐसा मानना है कि सर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोग प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डालते हैं। जी। और लॉन्ग टर्म में यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट का बहुत हाई रिटर्न मिलने का चांस रहता है। तो आपका कहने का मतलब ये है लोकेशन, लीगल और एप्रिसिएशन। तो बेसिकली अगर कोई इन्वेस्टर जो है लोकेशन अच्छी आइडेंटिफाई कर लेता है किसी भी प्रोजेक्ट में जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो लखनऊ में इन्वेस्ट कर रहा है, दिल्ली NCR में इन्वेस्ट कर रहा है, धुलेरा में इन्वेस्ट कर रहा है, अहमदाबाद में कर रहा है, तो लोकेशन आपकी अगर परफेक्ट है और आपने डॉक्यूमेंट्स बिल्डर के सारे लीगल्स चेक कर लिए हैं, यू हैव मेड श्योर कि आपके पास बुलेट प्रूफ एकदम सिस्टम बन गया है कि भाई BBA आपका है, बिल्डर के डॉक्यूमेंट सही थे, आपने BBA बनवा लिया, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, दाखिला खारिज करवा लिया है, तो वो आपके लीगल्स वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यू जस्ट नीड टू होल्ड अपने विजन के अकॉर्डिंगली। अगर आपने धुलेरा में इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली आपने ये सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि 5 साल 7 साल या 10 साल में इन्वेस्ट करूंगा उसको। तो जब आपकी वो थियोरी है, वो थीसिस है,
वो उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है, अपने विजन के अकॉर्डिंग आपको उसको होल्ड करके रखना है। तो लोकेशन, लीगल और अगर आपने होल्ड कर लिया तो एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आएगी सर, पक्का। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा अगला सवाल जो है वो भी थोड़ा तीखा ऐसे ही है, मसालेदार है कि हमने रिसेंटली सुना है धोलेरा के किसी स्कैम के बारे में कि 3 साल पहले कोई स्कैम हुआ था, वो लोग अभी रिसेंटली ही पिछले साल ही पकड़े गए हैं। तो उस स्कैम के बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या स्कैम था और क्यों हुआ? क्या वो भी ऐसी स्कीम्स की वजह से कुछ स्कैम हुआ है? सर, स्कीम तो अभी अभी हुए हैं, पहले भी हुए हैं और होते भी रहेंगे। लैंड की हाईली डिमांड में रहता है जी। और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है ये। तो मैं तो बस एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि बायर को हमेशा अब शॉर्ट टर्म मतलब प्रॉफिट उन्हें नहीं देखना है, ओके। उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। कस्टमर को अपने लोकेशन, लीगल्स और ये देख करके आगे बढ़नी है। ठीक है। और इस स्कीम के बारे में बस वही शॉर्ट टर्म की लालच दी गई थी। ठीक है। और जिसके वजह से बहुत सारे कस्टमर ने ब्लाइंड एक तरह से इन्वेस्टमेंट अपना किया था कर दिया और उसका नुकसान बायर को भी हुआ, इन्वेस्टर को भी हुआ और कंपनी को भी हुई। ओके। तो उसी ट्रैप में कंपनी खुद ही फंस कर रह गई और कंपनी उसको भी बाद फंसी में और बाकी इन्वेस्टर को भी नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसका ओवरऑल हमारा जो क्रक्स है, जो सीख है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप कहीं लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट करना है, लीगल्स अच्छे से चेक करने है, रिसर्च करना है, किसी की बातों में नहीं आना है और किसी भी शॉर्ट टर्म गोल की तरफ नहीं भागना है, किसी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को चेज नहीं करना है, आरओआई को चेज नहीं करना है, श्योर्ड रिटर्न्स को चेज नहीं करना है। अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना रिटर्न देनी है, जो अक्सर मिलती है लोगों को। ऑलमोस्ट सभी लोग जो कहीं भी इन्वेस्ट करके बैठे हैं, प्लॉट्स में, लैंड्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, अगर वो 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 10 गुना रिटर्न नॉर्मल मिलता है। सर बिल्कुल, किसी भी तरह के लैंड के ऊपर अगर आप पैसा डाल रहे हैं, अगर प्रॉपर आपने चेक करके डाला है, तो मैं तो मानता हूँ। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ कि आज कोई भी लैंड हम R&D करते हैं कि भाई इस लोकेशन पे हम अपनी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पहले तो 4-6 महीना हमें वो R&D में जाता है कि हम जिस लोकेशन पे आने वाले तो किस पर्पस से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। तो वो अगर अगर हमें वो मिलता है तो हम वहाँ पैसा डालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे लीगल लेने की कोशिश करते हैं, फिर हम वहाँ अपनी प्लान पास करवाते हैं, फिर कस्टमर को के लेके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि डेवलपमेंट का एक फेज होता है। Okay. इन 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो 3 साल का पीरियड तो बिल्डर के का फेज होता है, जो अपना डेवलपमेंट और कंप्लीट डेवलपमेंट की कोशिश करता है, हैंडओवर में लगता है। और 5 से 7 साल आपको अप्रिसिएशन मिलता है। अगर जो आपने सोच करके पैसा डाला ना, वो 10 ईयर का प्लान होना चाहिए कि आपको 10 गुना से 25 गुना जो अप्रिसिएशन का एक सोच होगा, तो ये पीरियड तो कम से कम लैंड में लगता रहता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके बाद ही आता है। पहले 2 साल में, आज के टाइम जैसे पिछले 1 साल में, सवा साल में धोलेरा के प्लॉट के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और मैंने ये ट्रेंड देखा है कि ऐसी ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो होती हैं, इसमें हर 2 साल में पैसा डबल होता है लोगों का। तो अगर आप 10 साल की बात करते हैं तो आपका 3 या 4 बार कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको लेना है, 3 या 4 बार आपका पैसा डबल होना चाहिए। ऐसा होने का जो रीजन है या जो कारण है वो सिर्फ ये है कि अभी हम बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Okay. और इसका बेनिफिट बायर को भी है, इन्वेस्टर को भी होगा और रियल एस्टेट कंपनी को भी होगा। राइट। जो भी कंपनियां हैं, क्योंकि आज के रेट में बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और रेट का, जैसे मैं बोलूँ, आज से 3 साल पहले का जो इन्वेस्टमेंट रेट था, आज के रेट में हमारे बायर का कम से कम 4 गुना 5 गुना का अप्रिसिएशन हुआ है। 4 से 5 गुना सर। एज ए कंपनी अगर मैं बोलूं कि आज के रेट में उस एरिया में अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट डालना हो तो मुझे क्या किसानों से खरीदारी करनी पड़ेगी, तो 4 गुना ऊपर जाके खरीदारी करनी पड़ेगी। तो अगर बिल्डर का ही रेट 4 गुना बढ़ गया है पिछले 2-4 साल में, तो इन्वेस्टर का तो रेट उतना तो बढ़ा ही होगा। बिल्कुल, उससे ज़्यादा बढ़ा है, उससे ज़्यादा बढ़ा है। तो इसीलिए धोलेरा को गोल्ड माइन कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन आया था, वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। गुड़गांव की रियल एस्टेट थी एक टाइम पे इस फेस में, दुबई था कभी इस फेस में। तो वैसे ही धोलेरा आज के टाइम पे वहीं पे खड़ा है। इसको बिटकॉइन से कंपेयर करना गलती जैसे जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, फाइनल हो रहा है, वैसे वैसे इस लोकेशन का, उस एरिया का पर्टिकुलर जो लैंड कॉस्ट है, जो खरीदारी है, वो काफ़ी अप हो रहा है। ओके। जिससे बायर
या इन्वेस्टर का भी इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी फेस पे अपना पूरी एयरपोर्ट की लैंड खरीद ली है सबसे पहले कि एयरपोर्ट की अभी चलो कार्गो के लिए तो ज़रूरत है, पैसेंजर की अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 1400 हेक्टेयर जो लैंड खरीदा गया है वो इसीलिए खरीदा गया है ताकि वो इकोनॉमिकली वाइबल हो सके उनके लिए, उनको और ज़्यादा पैसा फ्यूचर में ना लगाना पड़े। क्योंकि जैसे नोएडा का एयरपोर्ट है वो कुछ 70-80 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा है, मोटा मोटा। खैर ये तो गवर्नमेंट की और एसआईआर की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल अलग प्लानिंग है। उनके तरफ से जो लैंड एक्विजिशन है वो पहले डे 1 से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज के अंदर जो किया इन लोगों ने, पहले 7 गांव को होल्ड कर दिया था, किसी भी तरह का कोई प्लान पास नहीं देंगे। ओके। अथॉरिटी ने अपना जोनिंग कंप्लीट किया, वो 3 जुलाई को सामने आया, लेकिन पिछले 2-3 साल से उस एरिया के अंदर किसी भी तरह के प्लान पास या बाकी की एक्टिविटी बंद था। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हीं को ग्रीन फील्ड कहते हैं ताकि आप पूरा प्लानिंग के साथ चल सकें। अभी धुलेरा के एयरपोर्ट शायद 4 से 5 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा है, नोएडा के एयरपोर्ट 70-80 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले कर रहा है वो लैंड है कि वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन हुआ है बहुत महंगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने पहले ही इसलिए इतना बड़ा लैंड उठा के नवगाम का लैंड उठा लिया इन्होंने ताकि इनको लैंड कॉस्ट कम पड़े और कम पैसे में एयरपोर्ट का निर्माण हो सके। बिल्कुल स्मार्ट, मतलब विजन बहुत वर्ल्ड क्लास का है सर धुलेरा का। सर धुलेरा एरिया के लिए जो प्लानिंग थी वो नरेंद्र मोदी साहब की थी, और इस एरिया के को डेवलप करने का जो आज के रेट में काफ़ी एक्टिवली यहाँ की गवर्नमेंट भी लगी है, यहाँ की अथॉरिटी भी लगी है, और उस एरिया को लेकर के काफ़ी फोकस यहाँ की गवर्नमेंट है, सरकार है। तो मेरा मानना है कि हर प्रकार के कम्युनिकेशन से उसे कनेक्ट किया जा रहा है। अगर आप देखें, अप्रोच देखें, तो चाहे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हो, या रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी हो, या पोर्ट से कनेक्टिविटी हो, या एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी हो, या मोनोरेल से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे अगर आप चीज़ों को देखेंगे कि जो जैसे धुलेरा लोकेशन को स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से नई योजना के तहत जो है वो कई सारे एक्सप्रेसवे के साथ और बना के उसे कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि कहीं माल सामान लाना हो, लेके जाना हो, इजीली लोग जा सके, इजीली आ सके, या आपके पास वो ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े। तो पहले पिछले 5 साल और आज में बहुत का फर्क पड़ा सर। कनेक्टिविटी तो वर्ल्ड क्लास लेवल की है। जैसे आपने बताया, आपने धुलेरा को बीच में रखा, इधर से आपने सी की कनेक्टिविटी दे दी क्योंकि आपने लोकेशन वैसे चूज की जो कि 3-3 पोर्ट पास पड़ते हैं उसके। आपने DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया, उसके साथ साथ पैरेलल में आपने DFC बना दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया 1 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। फिर आपने धुलेरा जाने वाली हर एक रोड को 4 to 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने अहमदाबाद जो पहले ही 1.5 घंटे की 2 घंटे की दूरी पे था, वहां पे अपने धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बना दिया जो अहमदाबाद धुलेरा भावनगर जाता है, उसको कनेक्ट करेगा, वो बना दिया आपने, जिससे दूरी मेरे ख्याल से 45 मिनट की रह गई। हाँ, अब जो है जब जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से 45 मिनट का डिस्टेंस सर लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे इनोग्रेट नहीं हुआ है, लेकिन लोग यूज कर रहे हैं उसको ऑलरेडी। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस ना हो, तो मैं एक दिन गया था, लेकिन कई जगह बीच में वो रुकावट है। तो मेरा मानना है कि जब तक ऑफिशियली साथ ना हो तो उस पर भी 90% कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ थोड़ा 5-7% जो बचा है वो भावनगर साइड पे कुछ पैच बचा हुआ है जहाँ पे कुछ लैंड क्लियरेंसेस लेनी है। बारिश के वजह से ही डिले है। एक्चुअल में अब तक इसकी ओपनिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश थोड़ा इस बार ज्यादा रहा है। बारिश ने काफी डेवलपमेंट में रोका है इस बार, बहुत लंबे टाइम तक बारिश हुई है इस बार। इस वजह से एयरपोर्ट का भी काम थोड़ा डिले हुआ है शायद, और भी चीजें थोड़ी सी डिले हुई हैं जो 3-4 महीने आगे एक्सटेंड हो गई हैं। ठीक है, पार्ट है, ये तो नेचर का है, उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लानिंग, कनेक्टिविटी, ये सारी वर्ल्ड क्लास लेवल की है। जो मैं प्लानिंग और जो मैं विजन देख रहा हूँ, जो लैंड को ब्लॉक कर लिया गया सारा, जो एयरपोर्ट की लैंड है उसको बहुत पहले ही एक्वायर कर लिया गया कि कितना मल्टीपल फेसेस में जो एयरपोर्ट बनना है उसकी लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर ली गई ताकि सस्ती पड़ सके, और एक्टिवेशन एरिया उतना ही एक्टिवेट किया गया। हर एक जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर वर्ल्ड क्लास दी गई, तो बहुत मज़ेदार चीज़ बन रही है। ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये लोकेशन के लिए मैं स्पेशल बोलूँगा कि पूरे देश में अगर इसकी चर्चा है तो इसके स्ट्रैटेजी की वजह से है कि पहली बार एक पूरे सब कुछ डेवलप करके
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या फिर कनेक्टिविटी की डेवलपमेंट हो या कंपनियों के लिए जो एक तरह से आप कहिए कि रेड कारपेट आप कह सकते हैं, जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर, उनके लिए गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मन बना लिया कि आप आइए, हम आपको सब कुछ करके दे रहे हैं। तो ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है और उसके वजह से जो भी सपना भी तो बड़ा है। मेरा ये मानना है कि अभी तक इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में 10% भी सहयोग नहीं कर रहा हो रहा, मतलब डेवलपमेंट नहीं थी। हम सिर्फ सर्विसेज दे रहे थे। ओके, जैसे गुड़गांव है, बेंगलोर है, ठीक है, इतनी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे मोस्टली काम क्या है, बाहर की कंपनीज को सर्विसेज देना। सर्विसेज, हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी थी हमारी एक तरह से, लेकिन अब हमारा जो ध्यान है वो बड़े गोल पर है। बड़ा सपना देखा है हमने, इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग में जाने का सपना देखा है। और शुरुआत सर, क्या शुरुआत, सेमीकंडक्टर से शुरुआत की जा रही है कि आप ग्रीन एनर्जी वगैरह तो बनाएंगे ही, ठीक है, वो सारा इस पार्ट पूरे है, सिटी लेकिन को सेमिकॉन सिटी के नाम सेमिकॉन से सिटी के गवर्नमेंट नाम का प्रमोशन चल रहा है। हाँ। और मेरा ऐसा मानना है कि सब टाटा का जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो 91,000 करोड़ का है। 91,000 करोड़ है ये अब इसमें कई सारी कंपनियां आएंगी तो जाके 91,000 होता है, लेकिन एक ही इतनी बड़ी कंपनी है जिसका साइज इतना बड़ा है। वही कह रहा हूँ सर कि जो सपना देखा उसमें जो पहली नींव रखी गई वो 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए रखी गई। और ये बहुत बड़ा स्टेप है सर। लोगों को आज इसकी पावर समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिन ये प्लांट जो चलकर रेडी हो गया 1 साल में, 1.25 साल में, तो पता चलेगा कि इसका क्या असली क्या फ्यूचर, बहुत क्या है। सर इसका फ्यूचर बहुत शानदार है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम पे सेमीकंडक्टर के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत के इन्वेस्टर भी तैयार है। यहाँ के आम पब्लिक, यहाँ से जो क्रिएट होने वाले जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग जो इससे बेनिफिट इसका लेंगे, उठाएंगे। मेरा मानना बहुत सारे यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगे, बिजनेस क्रिएट होंगे, बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट कर रहे हैं, लाभ लेंगे। तो टाटा जैसी और भी कई सारे इन्वेस्टर की आने की संभावनाएं यहाँ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और जल्दी जैसे जैसे गवर्नमेंट इनकी एमयू फाइनल करेगी उसका रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। सर मेरा अगला सवाल एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बिल्डर के पास, हमें स्कैम से कैसे बचना है, स्कैम्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, लालच से कैसे बचना है, रजिस्ट्रीज कैसे होनी चाहिए, कैसे हो सकती है, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। एक टर्म मैंने सुना है प्रॉपर्टी कार्ड, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये किस मीडिया का नाम है, व्हाट इज़ प्रॉपर्टी कार्ड सर? सर प्रॉपर्टी कार्ड एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पिछले 2 साल से अब प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट करने लगी है। ओके। इसको जैसे अपने यहाँ दिल्ली, मुंबई या कहीं भी दाखिल खारिज बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सेम यहाँ इसको बोलते हैं हम एंट्री करना। जैसे आपके दस्तावेज का काम खत्म होता है तो कच्ची एंट्री गिरती है, वो वही 45 दिन 90 दिन के अंदर वो पक्की एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। उसके बाद क्या है कि एक प्रोसेस बस यही है कि यहाँ का जो अथॉरिटी है उन्होंने ऐसा बोला कि इसका एक प्रॉपर्टी कार्ड होना चाहिए। प्रॉपर्टी कार्ड में मतलब उसमें एक बारकोड होता है और आपके उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कि आप इसके ऑनर है और कंप्लीटली जो 7 बार या सर्वे नंबर आपका रहेगा जिससे दस्तावेज हुई है, प्रॉपर वो उसका नाम और पूरा डिटेल, एक तरह से वो प्रॉपर्टी कार्ड इसी को बोलते हैं। ओके। तो ये एक्चुअल में एक चीज़ है, इसको हम हाँ, एक तरह से जैसे वो प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि वो आपको आपके बाई पोस्ट जो है आपको जाता भी है, घर पे भेज देते हैं, घर पे भी जाता है। अगर नहीं जाता तो यहाँ के गवर्नमेंट वेबसाइट से आसानी से उस प्रॉपर्टी कार्ड को निकाला जा सकता है। कौन सी वेबसाइट से सर? सर इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, और तो आप मुझे लिंक देंगे, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसमें हमारी ऑडियंस जो है NEROR से भी निकाल सकते हैं। ओके। और स्पेशल यहाँ अथॉरिटी का एक और वेबसाइट है जहाँ से उसको निकाल सकते हैं। डन 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 डन, वेरी वेल एक्सप्लेन, बहुत सिंपली आपने बता दिया। एक तरह से एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास कि वो जो डॉक्यूमेंट का चेन है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टी आपकी है, उसके एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के अलावा रजिस्ट्री सब कुछ है, लेकिन एक प्रॉपर्टी कार्ड एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपने पास रख सकते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव में अगर मैं फ्लैट खरीदता हूँ तो वहाँ पे सुपर एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया ऐसे टर्म्स यूज़ होते हैं। मुझे समझ में आता है कि लोडिंग है कि फ्लैट ले रहे हैं, अगर मैं 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले रहा हूँ तो वहाँ मेरे को लेट से 1200, 1300, 1400 स्क्वायर फीट जो है कारपेट एरिया मिल रहा है। मैंने अभी जब
रिसेंटली मैंने थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने अभी 10 प्लॉट खरीदे थे धुलेरा में। तो मैंने उस समय मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरे को पता चला कि प्लॉट्स में भी कुछ सुपर एरिया कारपेट एरिया होता है। मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये क्या टर्म है कि गुड़गांव में हम प्लॉट लेते हैं, मैं लुधियाना से हूँ, लुधियाना में हम प्लॉट लेते हैं तो 200 गज का अगर प्लॉट खरीदा तो 200 गज हमें पूरा मिलता है, उसमें लोडिंग हमने कभी नहीं सुनी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ उसकी पूरी कहानी बताने के लिए सर। और इसकी कहानी ये है कि जैसे अभी लुधियाना में या फिर यूपी के अंदर, बिहार के अंदर या दूसरे स्टेट के अंदर जैसे दस्तावेज होती है सुप कारपेट एरिया, वो सेम यहाँ भी पहले होता था 2011 और 12 के टाइम पे। यहाँ ऐसा जैसे कारपेट एरिया हम बेच देते थे वो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन लोडिंग एरिया हमेशा वो बिल्डर के नाम पे रहता था। हाँ, तो तब यहाँ 2011-12 में नरेंद्र मोदी साहब जो है यहाँ के सीएम थे। तो उसमें होता क्या था कि लोडिंग एरिया जब बिल्डर के पास होता था तो बिल्डर उसमें ओवर सेलिंग करते थे। ओके। और ओवर सेलिंग में बायर्स के बहुत सारे शिकायत होते थे कि ये चौड़े रोड थे क्यों छोटे हो गए, यहाँ सीपी था, वो कॉमन प्लॉट एरिया था, वो बहुत आते थे एक टाइम। हाँ, वो कॉमन प्लॉट जो है किधर गया, बेच दिया तो ओवर सेलिंग में ये सारी चीजें वो गायब कर देते थे। तो ऐसे शिकायत जब हुए तो मोदी साहब ने बोला कि करना क्या भाई। तो उन्होंने प्लान ऐसा किया कि ओवर सेलिंग को रोकने के लिए सबसे पहला क्या कि अथॉरिटी से अप्रूवल आपको प्लान पास करवाना पड़ेगा। ठीक है। और ओवर सेलिंग को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोडिंग एरिया है, हाँ जी, और उसको जो है वहाँ के ओनर को शेयर बना के सेल करना पड़ेगा। मतलब उनको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। सोसाइटी की जितनी भी लोडिंग्स हैं, सड़क है, CP कॉमन है, एरिया है, सीटिंग एरिया है, अपना आपका जो पार्क है, जो भी क्लब एरिया है, वो जो भी लोडिंग्स हैं वो ओनर्स के नाम पे रहेंगे। उसका जो शेयर होगा जो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके कारपेट के ऊपर। ओके। और वो दस्तावेज के साथ साथ वो डीड में लिख करके पलटना पड़ेगा कि ये एरिया आपका सुपर एरिया है और ये आपका कारपेट रहेगा। तो ये रजिस्ट्री में भी मेंशन होता होगा? बिल्कुल सर, दस्तावेज में मेंशन होता है। तो ये पूरा पक्का मेंशन रहता है कि भाई जो आपने 200 गज का प्लॉट लिया, 200 गज का प्लॉट है, इसमें सुपर एरिया ये है, कारपेट एरिया ये है। जब भी हम दस्तावेज बनाते हैं, हाँ जी, तो उसका सर्वे नंबर से हम आपकी दस्तावेज कर रहे हैं, आपके प्लॉट नंबर का मेंशन रहेगा, उसका एनए का मेंशन रहेगा, और आपको लोडिंग एरिया का मेंशन रहेगा, आपके सुपर एरिया का मेंशन रहेगा। हर चीज का वो आपको मेंशन करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो रजिस्ट्री का पार्ट है। वो रजिस्ट्री का पार्ट है। मतलब आपको सुपर का चालान भरना पड़ेगा। तो आपने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, मतलब पूछने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी ये आई होप कि ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ये किसी बिल्डर्स के अपने बनाए हुए रूल्स नहीं है। तो ये पूरे गुजरात में है? पूरे गुजरात में है सर। सुपर एरिया, कारपेट एरिया, प्लॉट के अगर आपने पास करवाया है तो आप कभी भी कारपेट की दस्तावेज नहीं कर सकते हैं। आप चार्ज भले ही कारपेट कर सकते हैं, लेकिन दस्तावेज आपको सुपर और कारपेट के साथ ही दस्ता करना पड़ेगा। तो सर एक सवाल मेरा अगला ये है कि मान लो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, कोई दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो गुजरात में, धुलेरा में फार्मलैंड्स खरीद सकते हैं? सर यहाँ लैंड एक्ट होने की वजह से थोड़ा सा इसकी कहानी में बता देता हूँ। जी जी जी। 1-2 मिनट मुझे लगेगा। जी जी। देखिए 1951 में यहाँ लैंड एक्ट लगा हुआ है जी। और इस एक्ट के हिसाब से जो यहाँ के फार्मर है, यहाँ हम खेडूत बोलते हैं उनको, खेडूत, ओके, यहाँ के किसान को, ओके। और खेडूत का एक दाखला होता है। हर जिले, जिस जिले के खेडूत अगर हैं, किसान हैं, उनकी दाखला यहाँ के कलेक्टर जो है ऑफिस में होती है। ओके। और जिसके पास वो दाखला रहेगा वो लोग अपने फार्म लैंड को अपने नाम पे एक तरह से लेन देन कर सकते हैं। आपस में लेन देन कर सकते हैं। ओके। अगर कोई नॉन खेडूत है जी, वो लोग जो है हमेशा एनए करवा के उन्हें लेना पड़ेगा। तो फार्म लैंड नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। तो वो भी किसान को करवाना होगा, खेडूत को करवाना होगा एनए? तो नहीं, एनए के नियम के हिसाब से अगर खेडूत ये कहता है कि हम आपको एनए करा कर नहीं देंगे, तो आपको अपने नाम पे या तो कलेक्टर से परमिशन ले लीजिए, लॉन्ग प्रोसेस है, ओके, या फिर आप अपने खेडूत के नाम पे करवा के नाम ट्रांसफर करा के, तो बेसिकली एनए जो है वो खेडूत ही, मेजरली खेडूत ही करवा सकता है, अपना फार्मर ही करवा सकता है। बिल्कुल। उसके बाद आप उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड को कोई बंदा इन्वेस्टर है वो खरीद सकता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीदना चाहे एज इट इज नहीं कर सकता। उसका गुजरात का वहीं का खेडूत होना, रजिस्टर्ड खेडूत होना, फार्मर होना जरूरी है। जरूरी है, ये जरूरी है। खूल। दूसरा अगला मेरा सवाल जो है वो ये है सर कि क्या धुलेरा में गवर्नमेंट से आप और मैं, हम मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं, लेट्स से किसी का बजट है 50 लाख रुपए का बजट है, ठीक है,
तो क्या वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली लैंड बाय कर सकता है धुलेरा में? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर रहा था मैं धुलेरा की, वहाँ पे अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस लिखे हुए थे और मेंशन था कि रेजिडेंशियल का ये प्राइस है, कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का, सारी चीज़ों का, और एसआईआर के अंदर क्या मैं वो प्लॉट खरीद सकता हूँ गवर्नमेंट से लेकर? सर आप खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आज के डेट में गवर्नमेंट आपको लैंड होल्ड करने के लिए वो लैंड नहीं दे रहे। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट लैंड होल्डिंग के पर्पज से उस लैंड को आपको नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या दे रहे हैं? आपको अगर जैसे टाटा को दिया, हाँ जी, वहाँ फैक्ट्री डालने के लिए दिया। अगर आप गवर्नमेंट को ये बताते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में इतना है, तो वो आपको लैंड आपको एक तरह से पोजीशन देंगे। ओके। लेकिन आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस काम के लिए इस लैंड को आप ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास वो सारी लैंड गवर्नमेंट ने एक्विजिशन करके रखा हुआ है, डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर आ जाए, मेरे को यहाँ लैंड दे दो, यहाँ लैंड दे दो, मैं वहाँ पे प्लॉट काट दूंगा, या मैं खुद का फार्म हाउस बना लूंगा, या मैं कुछ कर लूंगा, उस चीज़ के लिए लैंड नहीं मिल रही है। वो बेसिकली अगर आप एक उद्योगपति हैं, आपका व्यापार है, व्यापार आप बताओगे कि भाई मैं वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, मेरा आईटी का बिजनेस है, मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी का बिजनेस है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, मेरा एलिजिबिलिटी अगर आप चेक करते हैं कि क्या इस काम के लिए वो मुझे लैंड दे सकते हैं, तो आपको जरूर देंगे। ओके। जैसा अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वहाँ होटल्स के लिए गवर्नमेंट ने लैंड का वो किया था। होटल्स, स्कूल्स और फायर स्टेशन, ये सारी चीजें रिन्यू के प्लांट के पीछे ही कहीं कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। मैं जाकर तो उसके लिए लैंड का एक तरह से वो प्लानिंग हुई थी कि भाई इतना एकड़ लैंड जो है हम दे रहे हैं होटल्स वगैरह कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, तो गवर्नमेंट ने दी थी। तो ये कंपनी को जो टेंडर हुई थी वो शायद जापानीज कंपनी थी, और उनके तरफ से और उनके परमिशन से शायद वो कंपनी ने ही कई सारे बिल्डरों के साथ टाई अप करके वो वहाँ होटल्स डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। ओके। अब जैसे अगर इंडस्ट्रियल कोई लैंड लेना चाहता है तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से पूछा जाएगा कि आप यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस चीज़ के लिए करेंगे। अगर आप इस बात के लिए जस्टिफाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट से आपको लैंड देगी। ऐसा नहीं है कोई भी जाके ऐसे ही खरीद लेगा, यू हैव टू हैव अ गुड प्लान विद यू कि भाई आप क्या करने वाले हो वहाँ पे, उसकी परमिशंस आपको तभी मिलेंगी। बिल्कुल। कि अगर आपने बोला कि मैं यहाँ पे स्कूल खोलने वाला हूँ, हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ, या मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, गवर्नमेंट को उन चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत है तो वो आपको लैंड वहाँ पे देंगे। नहीं तो आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करके रखने के लिए लैंड वहाँ पे ऐसे इजीली नहीं मिलेगी। ठीक है सर, बहुत ही इंसाइटफुल ये आंसर था, बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरे जैसे इंसान थोड़ा जो कीड़ा होता है ना रिसर्च करने का, मैं तो लगा रहता हूँ कहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट देख रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि सारे लैंड पूरा लिखा हुआ और काफ़ी अच्छे प्राइजेस पे दिखा हुआ था। मेरे मन में वो लालच का लड्डू फूटा था, मैं थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए इसके बारे में, तो मैंने ये सवाल अपनी तरफ से कोई बात नहीं सर, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट का अभी जो प्लान है वो बिग इंडस्ट्री को लाने का प्लान है, उनके साथ जा रहे हैं, उनको लैंड दे रहे हैं, उनको पोजीशन दे रहे हैं। तो अगर इस तरह के कोई इन्वेस्टर हो, इस तरह के कोई हो, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा एक बार फिर से इस पॉडकास्ट के बारे में कि आपको सवाल उठाने हैं, क्योंकि हम सवाल उठाएंगे, इनको उनमें उलझाएंगे, तभी तो सच सामने आएंगे। तो आप उठाएंगे सवाल, कमेंट्स में अपने हर तरह के सवाल का आपको जवाब मांगना है, सवाल पूछना है, और सर आपने अगले पॉडकास्ट में आना है और सबका जवाब आपने देना है। जो भी सवाल आज हमने दिए हैं और आपके इस फील्ड से रिलेटेड अगर जहां मैं आपके काम आ सकता हूं, आपके व्यूअर के काम आ सकता हूं, तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा। आपके उन सवालों का भी जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा और निष्पक्ष देने की कोशिश करूंगा कि कस्टमर या इन्वेस्टर या बायर हो उनको सेटिस्फैक्शन मिले। राइट, ऐसा मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। Sir, thank you so much. Thank you for coming. Thank you for giving us this wonderful opportunity to come here and address our questions. मुझे पता है कुछ सवाल आपको चुभे भी होंगे, शायद कुछ आपको सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मसालेदार लगे सवाल अगर आपने किया जो चुभा। हाँ, बहुत अच्छा आपने कोशिश, आपके सवाल जो थे काफ़ी शानदार थे। नेक्स्ट टाइम भी जब आपके और हमारी मुलाकात होंगी तो ऐसे ही बढ़िया सवाल जवाब के साथ होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू सर।